हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 8 और 9 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कैबिनेट द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के उन्नयन और कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना को मंजूरी। दूसरा टॉपिक है शक्ति भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला उपयोग में लाने और आवंटन योजना नीति को मंजूरी। तीसरा है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया। चौथा है C.DOT और CSIR-NPL द्वारा क्लासिकल और क्वांटम संचार में सहयोगात्मक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX एशिया 2025। छठा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025। सातवां है पुलित्जर पुरस्कार। आठवां इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। नौवां टॉपिक है INS अर्नाला। 10वां है सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम शिखर सम्मेलन 2.0। नेक्स्ट है विकसित कृषि संकल्प अभियान। 12वां टॉपिक है दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षणों को मंजूरी। 13वां है CBI निदेशक के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि। 14वां परमेश्वरन अय्यर IMF में कार्यकारी निदेशक नियुक्त। 15वां ऑपरेशन शिवा। 16वां अमेरिकी धर्मगुरु रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट नए पोप। 17वां रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए। और लास्ट टॉपिक है फीफा महिला विश्व कप 2027। तो देखते हैं पहला टॉपिक कैबिनेट द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के उन्नयन और कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना को मंजूरी। ठीक है, तो बजट 2024-25 और 25-26 के तहत की गई घोषणा के अनुरूप एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, इसका कुल परिव्यय है वो 60,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 30,000 करोड़ रुपए है और राज्य सरकारें हैं उनका हिस्सा 20,000 करोड़ रुपए और उद्योग का हिस्सा 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है। एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा समान रूप से केंद्रीय हिस्से के 50% की सीमा तक का सह वित्त पोषण किया जाएगा। ठीक है, तो जो 30,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार का हिस्सा जो केंद्रीय हिस्सा है उसका 50% है वो ADB और वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडिंग उसकी की जाएगी। ठीक है, उसके लिए ऋण दिया जाएगा। ये योजना उद्योग जगत के अनुरूप फिर से तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के साथ हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 1000 सरकारी ITI के उन्नयन और 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है, जिसमें इन संस्थानों में कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इसमें स्थापित किए जाएंगे। 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को ऐसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में 5 साल की अवधि के लिए 20 लाख युवाओं को ट्रेंड करना। ठीक है, परिणाम आधारित कार्यान्वयन रणनीति के लिए उद्योग नेतृत्व वाले विशेष प्रयोजन कंपनी SPV मॉडल का इसमें उपयोग किया जाएगा और प्रशिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण से जुड़ी सुविधाओं के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में अवसंरचना का उन्नयन किया जाएगा। वो कौन कौन से हैं? 5 भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में। ठीक है, जो ट्रेनर हैं उनको ट्रेन करने के लिए, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत किया जाएगा। ठीक है, इनमें भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना शामिल है। अगला टॉपिक है शक्ति भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला उपयोग में लाने और आवंटन योजना नीति को मंजूरी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के ताप विद्युत संयंत्रों को नए कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए इस योजना को नीति को मंजूरी दी है। ठीक है, कोयला मंत्रालय द्वारा 2017 में प्रस्तुत की गई शक्ति नीति विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटित करने का एक पारदर्शी तरीका है। ठीक है, तो जो शक्ति नीति है
वो विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए लाई गई है और ये वर्ष 2017 में पहली बार लाई गई थी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए संशोधित शक्ति नीति। ठीक है, तो इसके तहत दो विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। केंद्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों राज्यों को अधिसूचित मूल्य पर कोयला लिंकेज, ये विंडो फर्स्ट है। और विंडो सेकंड में सभी उत्पादन कंपनियों को अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर कोयला लिंकेज। ठीक है, आगे है थर्मल पावर प्लांट, रेलवे, कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड अंतिम उपभोक्ता और राज्य सरकारें इससे लाभान्वित होंगी और संशोधित शक्ति नीति से कोयला कंपनियों पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी। ठीक है, आगे है इसका उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देते हुए और आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करते हुए क्षेत्र की गतिशील कोयला मांगों को पूरा करना है। सरलीकृत आवंटन ढांचा इसके अंतर्गत बनाया गया है। ये विद्युत क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए पहले की 8 श्रेणियों को 2 सरलीकृत तंत्रों में समेकित करके कोयला आवंटन को सुव्यवस्थित करता है। पहले 8 कैटेगरी थी, अब केवल 2 कैटेगरी बना दी गई है। ठीक है, पहली कैटेगरी है विंडो 1, इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले ताप विद्युत संयंत्रों को उनके संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों सहित अधिसूचित मूल्यों पर कोयला लिंकेज उपलब्ध कराया जाना जारी रहेगा। दूसरा है विंडो सेकंड, तो इसके अंतर्गत सभी ताप विद्युत उत्पादक जिनमें घरेलू या आयातित कोयले का उपयोग करने वाले उत्पादक भी शामिल हैं, अब नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम का भुगतान करके कोयला खरीद सकते हैं। ठीक है, और अनिवार्य पीपीए विद्युत क्रय समझौते को हटा दिया गया है इस नीति के तहत। तो विंडो सेकंड के लिए पीपीए की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। और क्षेत्र की गतिशील कोयला मांगों को पूरा करना, नीलामी से 12 महीने से लेकर 25 वर्ष की अवधि के लिए खरीद की अनुमति होगी, कम से कम 12 महीने और अधिकतम 25 वर्ष तक। ठीक है, की अवधि के लिए खरीद की अनुमति होगी। खदान स्थल विद्युत संयंत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रीनफील्ड ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को मुख्य रूप से खदान स्थलों पर अर्थात कोयला स्रोत के निकट बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये थी शक्ति नीति। अगला है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है। ठीक है, तो 2 दुर्लभ और महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक पांडुलिपियों दर्वे रत्नाकर निघंटु है और दर्वे नामाकर निघंटु को पुनर्जीवित किया गया है। आयुर्वेद में निघंटु शब्द से तात्पर्य औषधियों के समूह, पर्यायवाची गुण और उनके प्रयुक्त भाग के वर्णन से है। यह है दर्वे रत्नाकर निघंटु है। इन प्रकाशनों का अनावरण मुंबई में राजा रामदेव आनंदीलाल पोदार केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया। दर्वे रत्नाकर निघंटु है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये 1480 ईस्वी में मुदगल पंडित द्वारा लिखित इस पहले अप्रकाशित शब्दकोश में 18 अध्याय हैं, जो औषधि के पर्यायवाची, चिकित्सीय क्रियाओं और औषधीय गुणों पर गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, दर्वे रत्नाकर निघंटु में ये दर्वे रत्नाकर निघंटु है। ठीक है, अगला है 19वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में व्यापक रूप से संदर्भित ये ग्रंथ धन्वंतरी और राजा निघंटु जैसे शास्त्रीय निघंटुओं से प्रेरणा लेता है, जबकि पौधे, खनिज और पशु मूल से कई नए औषधीय पदार्थों का दस्तावेजीकरण करता है। दर्वे रत्नाकर निघंटु है। और दर्वे नामाकर निघंटु है वो क्या है? विषम वैद्य द्वारा रचित यह अद्वितीय कार्य धन्वंतरी निघंटु के लिए एक स्वतंत्र परिशिष्ट के रूप में कार्य करता है। आयुर्वेद के लिए अध्ययन का एक जटिल क्षेत्र है, जो विशेष रूप से औषधि और पौधों के नामों के समानार्थी शब्दों पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये है दर्वे नामाकर निघंटु है। ठीक है, ये विषम वैद्य द्वारा लिखा गया है। और जो दर्वे रत्नाकर निघंटु है, दर्वे रत्नाकर निघंटु है, ठीक है, ये धन्वंतरी और राजा निघंटु जैसे शास्त्रीय निघंटुओं से प्रेरणा लेता है और इसको मुदगल पंडित द्वारा लिखा गया है 1480 ईस्वी में। तो ये दोनों ग्रंथ हैं, इनको पुनर्जीवित किया गया है। अगला टॉपिक है सीडोट और CSIR NPL द्वारा क्लासिकल और क्वांटम संचार में सहयोगात्मक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किन किन के बीच में? सीडोट और CSIR NPL के बीच में। ठीक है,
क्लासिकल और क्वांटम संचार के क्षेत्र में, ठीक है, सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों संस्थान क्वांटम कुंजी वितरण QKD, क्वांटम संचार प्रणालियों का मानकीकरण और वर्गीकरण, एकल फोटोन स्रोत और डिटेक्टर, EIT इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ट्रांसपेरेंसी आधारित क्वांटम सिस्टम, FPGA फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे आधारित कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX एशिया 2025। भारतीय नौसेना का जहाज INS किल्तान चांगनी प्रदर्शनी केंद्र में IMDEX एशिया 2025 के 14वें संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सिंगापुर में इसका आयोजन किया जा रहा है और ये इसका 14वां संस्करण है और भारत का INS किल्तान इसमें भाग ले रहा है। ठीक है, IMDEX एशिया 2025 एशिया का अग्रणी नौसैनिक और समुद्री सुरक्षा आयोजन है, समुद्री रक्षा आयोजन है। सिंगापुर गणराज्य नौसेना द्वारा वर्ष 2097 से इसका प्रारंभ किया गया था और लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है सिंगापुर नौसेना द्वारा। 70 से अधिक देश इसमें भागीदारी करते हैं और INS किल्तान एक स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक स्टेल्थ कॉर्वेट है और ये प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत निर्मित 4 कोमोडो श्रेणी के कॉर्वेटों में से तीसरा है INS किल्तान। ठीक है, INS किल्तान का निर्माण प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, इसमें 4 कोमोडो श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट हैं, पनडुब्बी रोधी जो युद्धक स्टील्थ कॉर्वेट हैं, उनमें से ये तीसरा है। इस जहाज का नाम रणनीतिक रूप से स्थित लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह के अमिनी द्वीप समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। INS किल्तान जो है, तो किल्तान का नाम लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह के अमिनी द्वीप समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना के आंतरिक संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा इसे डिजाइन किया गया तथा कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा इसे निर्मित किया गया। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025। तो ये अमेरिका के वाशिंगटन DC में आयोजित की गई है और इसमें भारत की स्वामित्व योजना का प्रदर्शन किया गया। अब स्वामित्व योजना के बारे में देख लेते हैं। तो स्वामित्व योजना है, उसका पूरा नाम है गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण। स्वामित्व ये इसका पूरा नाम है, ग्रामीण क्षेत्रों का गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण। ठीक है, तो ये 24 अप्रैल 2020 में प्रारंभ की गई थी और केंद्रीय क्षेत्र की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना, ऋण तक पहुंच को सक्षम बनाना, विवाद समाधान और बेहतर योजना बनाना है। इसमें ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है। ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना इसका उद्देश्य है। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का भी निर्माण इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो यह है स्वामित्व योजना। आगे देखते हैं इसके बारे में। संपत्ति कर का निर्धारण जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इससे संपत्ति कर का निर्धारण करना आसान हो जाएगा। सर्वेक्षण अवसंरचना और GIS मानचित्रों का सर्जन जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का विभाग है वो इन मानचित्रों का उपयोग कर सकेगा। GIS मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाले ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में सहायता करना, संपत्ति से संबंधित विवादों और कानूनी मामलों को कम करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। इसका नोडल मंत्रालय है वो भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार का। और राज्यों में राजस्व विभाग, भूमि अभिलेख विभाग नोडल विभाग होगा तथा राज्य पंचायती राज विभाग के सहयोग से योजना का क्रियान्वयन करेगा। स्वामित्व को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा NICSI के सहयोग से क्रियान्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1.61 लाख गांवों के लिए 2.42 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड बनाए गए। ठीक है,
तो इसके अंतर्गत देखो ये इसकी अचीवमेंट है। स्वामित्व योजना की 2.42 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए हैं और 3.20 लाख गाँवों का ड्रोन से सर्वे किया गया है और इसके अंतर्गत 68,122 वर्ग किलोमीटर के एरिया को मापा गया है। ठीक है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत लगभग 68,122 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण कर 1.16 ट्रिलियन डॉलर की संपत्तियां सर्जित की है, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को वैध स्वामित्व, सम्मान, ऋण और अवसरों तक पहुंच हासिल हुई है। ये थी स्वामित्व योजना। आगे देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार। 2024 में पत्रकारिता के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 पुलित्जर पुरस्कार जीते हैं और द न्यूयॉर्कर ने 3 जीते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 जीते हैं और द न्यूयॉर्कर ने 3 जीते हैं। वार्षिक पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और पुलित्जर पुरस्कारों की स्थापना हंगरी अमेरिकी पत्रकार और समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर द्वारा की गई थी, जिन्होंने 1911 में अपनी मृत्यु के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय के लिए धनराशि छोड़ी थी, जिससे इन पुरस्कारों को दिया जाता है। ये पत्रकारिता, पत्र व्यवहार और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसे पहली बार 1917 में प्रदान किया गया था। तो ये थे पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। ये क्या है इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क? तो क्वाड साझेदारों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। क्वाड में कौन कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। इनके द्वारा होनोलुलु हवाई में इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क सिमुलेशन का समापन किया गया। ठीक है, कहाँ पर? होनोलुलु हवाई में। ये एक ऐसी पहल है जो क्वाड साझेदारों को पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए नागरिक प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा रसद क्षमताओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क या IPLN समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए भारत प्रशांत साझेदारी के साथ एक स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत को सुनिश्चित करने के लिए क्वाड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यवहारिक सहयोग को मजबूत करने के मूल्य पर प्रकाश डालता है। तो ये था इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। अगला है INS अर्नाला। गॉर्डन सी रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC कोलकाता द्वारा स्वदेशी 80% स्वदेशी सामग्री का उपयोग इसमें किया गया है रूप से डिजाइन और निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलपोत एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट में से पहला पोत अर्नाला 8 मई 2025 को LNT शिपयार्ड कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। ठीक है, तो INS अर्नाला क्या है? तो ये 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलपोतों में से पहला है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट में से पहला है और इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा LNT के सहयोग से किया गया है। ठीक है, और GRAC द्वारा लोरसन एंड टुब्रो शिपयार्ड के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत भारतीय शिपिंग रजिस्टर के वर्गीकरण नियमों के अनुसार इसको डिजाइन और निर्मित किया गया है। ठीक है, जो भारतीय शिपिंग रजिस्टर है इसका अभी एक नया कार्यालय खोला गया है। ठीक है, दुबई के सऊदी अरब के दम्मम में एक नया कार्यालय इसका खोला गया है भारतीय शिपिंग रजिस्टर का। अर्नाला का नाम महाराष्ट्र के वसई में स्थित ऐतिहासिक किले अर्नाला पर रखा गया है और 77 स्वतंत्र मीटर लंबाई एक युद्धपोत है और डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन द्वारा संचालित भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। जहाज को पानी के नीचे निगरानी रखने, तलाश और बचाव कार्यों और कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन के लिए तैयार किया गया है। ये जहाज तटीय जल में एंटी सबमरीन वारफेयर संचालन में सक्षम है, साथ ही ये माइन बिछाने की उन्नत क्षमता से युक्त है। नेक्स्ट है सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल MRSAM इंडिया इकोसिस्टम शिखर सम्मेलन 2.0। तो इसका आयोजन एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा 7 मई 2025 को नई दिल्ली के मोनेक्सा सेंटर में किया गया। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला है विकसित कृषि संकल्प अभियान।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों में आधुनिक तकनीक और नई बीज किस्मों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 29 मई से 12 जून तक देशव्यापी अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, ये विकसित कृषि संकल्प अभियान है। ये 29 मई से 12 जून तक चलाया जाएगा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों में आधुनिक तकनीक और नई बीज किस्मों के बारे में जागरूकता पैदा करना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई दिल्ली में कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन खरीफ अभियान 2025 के दौरान इसकी घोषणा की गई। ये 15 दिवसीय अभियान के तहत देश भर के 700 जिलों को कवर किया जाएगा और करीब 1.50 करोड़ किसानों तक पहुंच बनाई जाएगी। 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंच बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य हर दिन 10 से 12 लाख किसानों तक पहुंचना है। अगला टॉपिक है, दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षणों को मंजूरी। इसकी कुल लागत 3 करोड़ 21 लाख रुपए है और पहला परीक्षण है वो इस साल मई और जून के बीच में होने की उम्मीद है। यह मुख्य रूप से दिल्ली के बाहरी इलाकों में लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक मौसम संशोधन तकनीक है जिसमें नमी वाले बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे एजेंट फैलाए जाते हैं जिससे वर्षा होती है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग इसमें किया जाता है क्लाउड सीडिंग में। इस परियोजना को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT कानपुर द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, IIT कानपुर इसको क्रियान्वित करेगा। तो क्लाउड सीडिंग क्या है? तो ये कृत्रिम वर्षा कराने की तकनीक है। ठीक है, और इसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है और दिल्ली सरकार है वो इसके लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करेगी। नेक्स्ट है, CBI निदेशक के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने CBI निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ये प्रवीण सूद है, ये कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी हैं। वर्तमान में ये CBI के निदेशक हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखते हैं CBI डायरेक्टर या निदेशक की नियुक्ति कैसे होती है। तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSP अधिनियम 1946 के अनुसार CBI निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, और इस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, और लोकसभा में विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। ये 3 इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, CBI निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष होता है जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष। ठीक है, तो उसी के तहत इनका कार्यकाल है 1 साल के लिए प्रवीण सूद का बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, परमेश्वरन अय्यर IMF में कार्यकारी निदेशक नियुक्त। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने परमेश्वरन अय्यर को IMF के कार्यकारी बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ये विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक थे और भारत सरकार ने KV सुब्रमण्यम को IMF के कार्यकारी निदेशक पद से उनका कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले हटा दिया। ठीक है, तो IMF बोर्ड की मीटिंग होने वाली थी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के लिए। ठीक है, आज वो मीटिंग थी। ठीक है, तो उसमें भारत का पक्ष रखने के लिए परमेश्वरन अय्यर को IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, ऑपरेशन शिवा। भारतीय सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। किस लिए किया है? अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए। पहलगाम आतंकवादी हमले और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद सुरक्षा बलों द्वारा ये पहल की गई है और अनंतनाग जिले में 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग स्थापित है जो भगवान शिव का प्रतीक है। ठीक है, ये भगवान शिव का प्रतीक है। 2 छोटे बर्फ के स्तंभ उनकी पत्नी पार्वती और उनके पुत्र गणेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तीर्थ यात्रा है वो श्रावण मास में होती है जब लिंग पूर्ण आकार तक पहुंच जाता है। तीर्थ यात्रा की उत्पत्ति वो संस्कृत ग्रंथ भृंगेश संहिता में बताई गई है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति के बारे में भृंगेश संहिता में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, अमेरिकी धर्मगुरु रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट नए पोप। तो रोमन कैथोलिक चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप हैं। ठीक है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट हैं, वो पहले अमेरिकी पोप हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के पहले अमेरिकी पोप हैं और इनको पोप लियो 14वें के नाम से
जाना जाएगा। ठीक है, पोप लियो 14वां इनका नाम रखा गया है। हाल ही में पहले लैटिन अमेरिकी अर्जेंटीना के थे ये, पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ठीक है, पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे पोप फ्रांसिस, अर्जेंटीना के रहने वाले थे। और अभी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट या पोप लियो 14वें ये पहले अमेरिकी पोप हैं रोमन कैथोलिक चर्च के। अगला है रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो रोहित ने 67 टेस्ट मैचों में 12 शतकों और 18 अर्धशतकों की मदद से 40.57 के औसत से 4301 रन बनाए हैं। और अभी ये वनडे में खेल रहे हैं, लेकिन टेस्ट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है फीफा महिला विश्व कप 2027। ठीक है, तो ये जो फीफा महिला विश्व कप है इसका आयोजन 24 जून से 25 जुलाई 2027 तक ब्राजील में किया जाएगा। इसमें कुल 32 टीमें भाग लेंगी और लैटिन अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला संस्करण है। फीफा महिला वर्ल्ड कप का पहला संस्करण है लैटिन अमेरिका में आयोजित होने वाला, और आयोजन इसका ब्राजील में होगा। ब्राजील के 8 स्टेडियम में इसके मैचों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें रियो डी जेनेरियो का माराकाना स्टेडियम, बेलो होरिजोंटे का माइनेराओ स्टेडियम, ब्रासिलिया का नेशनल स्टेडियम, फोर्टालेजा का कास्टेलाओ एरेना, पोर्टा एलेग्रे का बिरारियो स्टेडियम, रेसिफ का पेरानाम्बुको एरेना, साल्वाडोर का फोंटे नोवा एरेना और साओ पाउलो का इटाकेरा एरेना शामिल हैं। ठीक है, तो फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राजील के इन 8 स्टेडियम में किया जाएगा। ठीक है, और ये जो फीफा महिला विश्व कप 2027 है लैटिन अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला महिला वर्ल्ड कप है। तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास।